एक ऐसा युग जब समाज ऊंच नीच के भेदभाव से जकड़ा हुआ था। एक ऐसा समय जब दलितों को इंसान मानने से इनकार किया जाता था। लेकिन इसी अंधकार में एक दीपक जला जिसने ज्ञान, संघर्ष और समानता की रोशनी फैलाई। वह दीपक थे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। नमस्कार, स्वागत है आपका इस ऑडियो बुक में, जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन गाथा। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति की है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। साल था 1891, तारीख 14 अप्रैल। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव महू, अब मध्य प्रदेश में जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम रखा गया भीमराव रामजी अंबेडकर। उनका जन्म एक महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय समाज में अछूत समझा जाता था। भीमराव के पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे और शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई की तरफ प्रेरित किया, लेकिन समाज की बेड़ियों ने उनके रास्ते में कई कठिनाइयां खड़ी कर दी। जातिगत भेदभाव का पहला अनुभव। भीमराव को बचपन से ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। पानी पीने के लिए भी उन्हें ऊंची जाति के किसी व्यक्ति की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। एक बार जब वे स्कूल में प्यासे थे तो किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को पानी डालना पड़ता था, क्योंकि उन्हें खुद घड़े को छूने की भी मनाही थी। लेकिन भीमराव की लगन और उनके पिता के समर्थन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका नहीं। उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जहां वे दलित समुदाय से पहले छात्र थे जिन्होंने मैट्रिक पास किया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा मील का पत्थर था। भीमराव की मेहनत और उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें गायकवाड़ राजा की ओर से छात्रवृत्ति मिली, जिससे वे उच्च शिक्षा के लिए मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेने में सफल रहे। यह वह दौर था जब शिक्षा तक पहुंचना दलितों के लिए लगभग असंभव था, लेकिन भीमराव ने यह साबित कर दिया कि ज्ञान किसी जाति, धर्म या वर्ग का मोहताज नहीं होता। भीमराव जब मुंबई में पढ़ रहे थे तब भी उन्हें भेदभाव झेलना पड़ा। हॉस्टल में जगह नहीं मिली, सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता और उन्हें अक्सर अपमानित किया जाता था। लेकिन इस संघर्ष ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। जो व्यक्ति बचपन से अपमान सहता आया हो, वह दो ही रास्ते चुनता है, या तो टूट जाता है या फिर उस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता है। भीमराव ने दूसरा रास्ता चुना। भीमराव अंबेडकर की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो उनके महान सफर की शुरुआत थी। शिक्षा के प्रति उनका जुनून, सामाजिक न्याय की उनकी लड़ाई और उनकी आगे की उपलब्धियां हम आगे जानेंगे। ये तो थी शुरुआती कहानी, लेकिन असली क्रांति तो अब शुरू होगी कि कैसे भीमराव आगे बढ़े और विदेश में उच्च शिक्षा हासिल की। सुनते रहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन गाथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। संघर्ष और अपमान की आग में तपकर ही कोई महान नेता बनता है। भीमराव अंबेडकर न केवल अपने लिए बल्कि करोड़ों शोषितों के लिए लड़ रहे थे। उनकी राह में मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन उनके इरादे उनसे भी मजबूत थे। हमने जाना कि कैसे एक दलित बालक समाज की बेड़ियों को तोड़ते हुए शिक्षा के शिखर तक पहुंचा। अब जानते हैं कि आगे की राह कैसी रही, कैसे उन्होंने विदेश जाकर ज्ञान प्राप्त किया और अपने समाज के लिए नए सपने देखे। भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा को देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी। यह छात्रवृत्ति भीमराव के जीवन में एक बड़ा अवसर साबित हुई। उन्होंने 1913 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। जब भीमराव अमेरिका पहुंचे तो उन्हें पहली बार एक ऐसी दुनिया देखने को मिली जहां जाति भेद जैसा कुछ नहीं था। वहां लोगों ने उन्हें उनके ज्ञान और व्यक्तित्व से पहचाना, न कि उनकी जाति से। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून की गहरी पढ़ाई की। 1916 में उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण शोध पत्र लिखा, जिसने बाद में सामाजिक सुधार की नींव रखी। अमेरिका से लौटने के बाद भीमराव को बड़ौदा की सरकार में काम करने का मौका मिला, लेकिन वहां उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह देखकर उन्होंने फिर से उच्च शिक्षा जारी रखने का फैसला किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। वहां उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। भारत वापसी और जातिगत अपमान शिक्षा पूरी करने के बाद जब भीमराव भारत लौटे तो उन्हें बड़ौदा सरकार में उच्च पद मिला, लेकिन वहां उनका अपमान किया गया। ब्राह्मण रसोइये ने उनके लिए खाना बनाने से इनकार कर दिया और अन्य अधिकारियों ने उनके साथ बैठने तक से मना कर दिया।
यह अनुभव उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ शिक्षा ही काफी नहीं है, सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ाई भी लड़नी होगी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना साल 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने कई अखबार और पत्रिकाएं निकाली, जिनमें मूक नायक सबसे प्रसिद्ध रही। यह अखबार दलितों की आवाज बना और समाज में क्रांति की लहर उठाने लगा। डॉक्टर अंबेडकर अब सिर्फ एक विद्वान नहीं, बल्कि एक सामाजिक योद्धा बन चुके थे। उनकी लड़ाई अब शिक्षा से आगे बढ़कर समानता और अधिकारों की लड़ाई बन गई थी। अब शुरू होगी असली लड़ाई, अछूतों के अधिकारों के लिए, मंदिर प्रवेश आंदोलन के लिए और सबसे बड़ी बात, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। क्या भीमराव इस संघर्ष में सफल होंगे? जानने के लिए सुनते रहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन गाथा। एक आदमी जिसने अपना जीवन संघर्षों के बीच शुरू किया, शिक्षा की रोशनी से आगे बढ़ा, लेकिन उसकी असली लड़ाई अभी बाकी थी। जाति के नाम पर हो रहे अन्याय को खत्म करने की ज्वाला अब जल चुकी थी। यह कोई साधारण विरोध नहीं था, यह एक क्रांति थी, और इस क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे डॉ. भीमराव अंबेडकर। हमने जाना कि कैसे भीमराव ने विदेशों में शिक्षा प्राप्त की और भारत लौटने के बाद भेदभाव का शिकार हुए। अब हम जानेंगे कि उन्होंने अपनी लड़ाई को किस तरह एक आंदोलन का रूप दिया। मूक नायक, दलितों की पहली आवाज। साल 1920, जगह मुंबई। अंबेडकर ने एक अखबार शुरू किया, मूक नायक। यह सिर्फ एक अखबार नहीं था, बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज थी। पहली बार एक ऐसा मंच मिला जहां दलित समाज अपने हक की बात कर सकता था। जातिवाद के खिलाफ खुली बहस शुरू हुई। ऊंची जातियों को यह नागवार गुजरा, लेकिन भीमराव अब पीछे हटने वाले नहीं थे। हम लड़ेंगे क्योंकि हमें इंसान की तरह जीने का हक चाहिए। महाड़ सत्याग्रह, पानी के अधिकार की लड़ाई, साल 1927। महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर महाड। वहां एक सार्वजनिक तालाब था, लेकिन दलितों को उसमें पानी लेने की इजाजत नहीं थी। भीमराव ने फैसला किया कि अब यह अन्याय खत्म होगा। उन्होंने एक विशाल आंदोलन छेड़ा, जिसमें हजारों दलित भाई बहन इकट्ठा हुए। 25 मार्च 1927 को इतिहास बना। डॉ. अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ तालाब से पानी पिया। यह सिर्फ पानी पीने का आंदोलन नहीं था, बल्कि यह जातिवाद के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। लेकिन ऊंची जातियों को यह सहन नहीं हुआ। दलितों पर हमला हुआ, उन्हें पीटा गया, लेकिन अंबेडकर डटे रहे। अगर हमें एक गिलास पानी भी सम्मान से नहीं मिल सकता, तो सोचिए हमें जीवन में और कितने अपमान सहने पड़ते होंगे। मनुस्मृति धन, एक नई क्रांति। महाड़ सत्याग्रह के बाद डॉ. अंबेडकर ने महसूस किया कि जातिवाद की जड़ें शास्त्रों में हैं। उन्होंने फैसला किया कि अब इन ग्रंथों के खिलाफ भी आवाज उठानी होगी। 25 दिसंबर 1927 को भीमराव और उनके अनुयायियों ने मनुस्मृति को जलाया। यह वही ग्रंथ था जिसने छुआछूत और जातिवाद को बढ़ावा दिया था। यह घटना ऐतिहासिक थी। पहली बार किसी ने खुलेआम ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी थी। अब चुप नहीं बैठ सकते, अब बदलाव जरूरी है। मंदिर प्रवेश आंदोलन। भगवान सिर्फ ऊंची जातियों के नहीं डॉ. अंबेडकर मानते थे कि धार्मिक भेदभाव भी दलितों की पीड़ा का कारण था। मंदिरों में प्रवेश न मिलना, पूजा का अधिकार न मिलना, यह सब अस्वीकार्य था। इसलिए उन्होंने कालाराम मंदिर सत्याग्रह शुरू किया। हजारों दलित उनके साथ थे, लेकिन मंदिर के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए। फिर भी यह आंदोलन एक चेतावनी था। अब दलित समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा और झुकेगा नहीं। डॉ. अंबेडकर अब सिर्फ एक विचारक नहीं, बल्कि एक योद्धा बन चुके थे। महाड़ सत्याग्रह, मनुस्मृति धन और मंदिर प्रवेश आंदोलन, यह सब समाज को बदलने की तैयारी थी। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। राजनीति में बदलाव, संविधान निर्माण और धर्म परिवर्तन। अब लड़ाई और तेज होगी, क्योंकि भीमराव का अगला कदम होगा सत्ता में भागीदारी। क्या वे राजनीति के जरिए दलितों की स्थिति बदल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन गाथा। गोलमेज सम्मेलन, जब अंबेडकर ने गांधी को चुनौती दी। साल 1930 ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया। यह वही समय था जब महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन अंबेडकर का लक्ष्य सिर्फ स्वतंत्रता नहीं, सामाजिक समानता भी था। गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, स्वतंत्र भारत में भी अगर दलितों को अधिकार नहीं मिलेंगे तो यह स्वतंत्रता उनके लिए बेकार होगी।
उन्होंने ब्रिटिश सरकार से दलितों के लिए अलग निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की ताकि वे अपने खुद के नेता चुन सकें और अपनी आवाज बुलंद कर सकें। पूना पैक्ट गांधी बनाम अंबेडकर भीमराव अंबेडकर की इस मांग से महात्मा गांधी सहमत नहीं थे। उन्होंने इसे हिंदू समाज को बांटने की साजिश कहा और इसके विरोध में अनशन पर बैठ गए। देश भर में माहौल गर्म हो गया। एक तरफ गांधी का अनशन, दूसरी तरफ दलितों का भविष्य। आखिरकार 1932 में पूना समझौता, पूना पैक्ट हुआ। इस समझौते में अंबेडकर को अपनी अलग निर्वाचन की मांग छोड़नी पड़ी, लेकिन इसके बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। यह एक बड़ी जीत भी थी और एक समझौता भी। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता की ओर बढ़ते कदम पूना पैक्ट के बाद अंबेडकर ने महसूस किया कि अगर असली बदलाव लाना है तो सत्ता का हिस्सा बनना पड़ेगा। उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP का गठन किया और पहली बार चुनाव लड़ा। उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र विधानसभा में 15 सीटें जीती। यह साफ संकेत था कि अब दलित समाज राजनीति में अपनी जगह बना रहा था। हिंदू धर्म से मोहभंग, नया रास्ता तलाशने की जरूरत। राजनीति में प्रवेश के बाद भी अंबेडकर को महसूस हुआ कि सिर्फ कानून और नीतियों से दलितों की स्थिति नहीं बदलेगी। हिंदू समाज में मौजूद जातिवाद इतना गहरा था कि सिर्फ अधिकारों से बदलाव संभव नहीं था। 1935 में उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह उनके धर्म परिवर्तन की ओर पहला कदम था जिसका असर पूरे भारत में पड़ा। डॉ अंबेडकर अब केवल एक सामाजिक नेता नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नेता बन चुके थे। उन्होंने दलितों को राजनीति में जगह दिलाई, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज में बदलाव लाने के लिए एक नई सोच पैदा की। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अब भी बाकी थी, भारत का संविधान लिखना और धर्म परिवर्तन का निर्णय। अब अंबेडकर की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। क्या वे भारतीय संविधान का नेतृत्व कर पाएंगे? और आखिर क्यों उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला किया? जानने के लिए सुनते रहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन गाथा। साल 1447। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन देश को एक नई दिशा देने के लिए एक मजबूत संविधान की जरूरत थी। यह जिम्मेदारी सौंपी गई डॉ भीमराव अंबेडकर को, जिन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉ अंबेडकर जानते थे कि भारत को एक ऐसा संविधान चाहिए जो समानता, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद पर खड़ा हो। उन्होंने कहा, हम सिर्फ एक स्वतंत्र देश नहीं बना रहे, हम एक ऐसा राष्ट्र बना रहे हैं जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिले। उन्होंने संविधान में कई क्रांतिकारी प्रावधान जोड़े। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार। आरक्षण प्रणाली, दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए विशेष अवसर। संविधान का विरोध और अंबेडकर की जंग। संविधान निर्माण आसान नहीं था। कई नेता आरक्षण और समानता के प्रावधानों का विरोध कर रहे थे, लेकिन अंबेडकर ने स्पष्ट कहा, अगर हमने वंचितों को न्याय नहीं दिया तो यह आजादी भी अधूरी रहेगी। उन्होंने संविधान को हर तरह की असमानता से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1990 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। पहला कानून मंत्री और राजनीतिक असंतोष। भारत के पहले कानून मंत्री बनने के बाद अंबेडकर ने कई महत्वपूर्ण कानून बनाए, लेकिन उनकी नीतियों को कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह लागू नहीं किया। इससे वे निराश हुए और 1951 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर ने देखा कि हिंदू धर्म में सुधार की गुंजाइश नहीं बची। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा, हमने जो धर्म अपनाया है वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की शिक्षा देता है। धर्म परिवर्तन के 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉ भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। उन्होंने न केवल भारत को एक मजबूत संविधान दिया, बल्कि वंचित समाज को जागरूक किया, अधिकार दिलाए और एक नई राह दिखाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।